ओके, तो पिछले क्लास में लॉज ऑफ रेजिस्टेंस तक हम लोग थे। रेजिस्टेंस को हमने समझ लिया था और रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमने ओम्स लॉ को सबसे पहले समझा था। हमने देखा था कि सर जॉर्ज सिमोन ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रपोज किया था एक लॉ, और उस लॉ में हमने देखा कि किसी सर्किट में अगर हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं और सर्किट क्लोज है तो वहाँ अगर करंट फ्लो होता है तो हमने उसके बीच का रिलेशन देखा। ठीक है, ओम्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग सबको क्लियर हो गई होगी, स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया होगा, और ओम्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन भी हम लोगों ने देख लिया होगा। मेरे ख्याल से सबका कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ में क्लियर होगा। ओके, हम लोग अब उसके आगे फिर हम लोगों ने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझा। हमने देखा कि रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है, किसी कंडक्टर के अंदर क्या चीज़ें हैं जिनके वजह से रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे। ठीक है, और रेजिस्टेंस को हमने समझा, रेजिस्टेंस की यूनिट को हमने समझा, और थोड़ा सा हमने ये भी डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो आज उसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने लॉज ऑफ रेजिस्टेंस को भी देखा। ठीक है, कौन कौन से लॉज ऑफ रेजिस्टेंस हैं, कोई बताइए आप लोग में से। लॉज ऑफ रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? ओके, एंड थर्ड वन? यस, ठीक है। तो हमने देखा था, अगर जो जिस चीज़ें हमने देखा लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में, जो स्टेटमेंट्स हमने पढ़ा लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में, तो जाहिर है मैंने आपको पहले ही बताया कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। जो भी लॉज पढ़ते हैं, जो भी रूल्स हम लोग देखते हैं, उनको मैथमेटिक्स की तरह हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं ये। दूसरे लॉ को हम लोग मैथमेटिकली लिखते थे तो हम लोग कह सकते थे ये, मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और थर्ड वन था जो प्रॉपर्टी का मैटर था, और प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग देखते थे कि इन दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर हम लोग मर्ज करें तो हमें मिलता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और जाहिर है हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी से इक्वेशन की तरफ आते हैं, तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या मल्टीप्लायर लेना पड़ता है। और ऑन कैलकुलेशंस एक्सपेरिमेंटली जब हमने डिटरमाइन किया तो ये पता चला कि ये रो के बराबर है, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन कब? एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे। यानी हमेशा ध्यान देना है कि ये किस पे डिपेंड करता है। आप लोगों को लिखाए हैं ये जो रो है ना, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ये हर एक मटेरियल का कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये हर एक मटेरियल का नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो कंडक्टर हमने लिया है उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ये फिक्स होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये फिक्स होता है। टेम्परेचर में वेरिएशन आया तो इस रो में भी वेरिएशन आता है, टेम्परेचर में वेरिएशन आया तो इस R में भी वेरिएशन आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम लोग आगे देखेंगे। कंटिन्यू करें हम लोग उसके आगे। समझ में आ गया था सबको? ओके, ठीक है। ध्यान से समझो, वर्ड्स को ध्यान से समझो। मैंने बताया कि जो रो होता है, जिसको रो तो हम लोग सिंबल प्रोवाइड करते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक लेटर है रो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 24 लेटर्स होते हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट में, जिनको हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में एज ए सिंबल यूज़ करने के लिए बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को हम लोग यूज़ करते हैं जो ग्रीक लिटरेचर से आए हैं। 24 लेटर्स वहाँ पे होते हैं, उनमें से एक रो है। तो रो एज ए सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं टू शो डिजिग्नेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो यहाँ रो सिंबल हमने यूज़ किया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के लिए। ठीक है, और हम पहले ही मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो इस पे भी वेरिएशन आएगा, लेकिन जब तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग लेके चलते हैं, ये मटेरियल डिपेंडेंट है और इसकी वैल्यू हर एक मटेरियल के लिए फिक्स है। जैसे कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा तो उसकी वैल्यू कॉपर के हर एक सैंपल में, जब तक वो सेम टेम्परेचर पे है, वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। हाँ, टेम्परेचर में वेरिएशन आया तो उस वैल्यू में वेरिएशन आएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। उसी तरह रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को हमने देखा। मेरे ख्याल से अब तक की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई होगी, हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सबका कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नया टॉपिक दे दीजिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसके डेफिनेशन में पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। तो लिख लीजिए, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल may be defined as
द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए। हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या है, अभी आपको लिखा है वो रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, लेकिन हम लोग वापस आते हैं स्टार्टिंग के कंसेप्ट पे। स्टार्टिंग के कंसेप्ट में हमने देखा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? तो जाहिर है रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिसके प्रभाव से, जिसके वर्च्यू से वो मटेरियल अपने से होके गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। गॉट दैट? तो रेजिस्टेंस सबको समझ में आ गया था। हमने देखा कि रेजिस्टेंस के लिए हमने देखा कि कुछ लॉ एप्लीकेबल हैं, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। हमने देखा कि रेजिस्टेंस वेरी करता है अपने लेंथ के हिसाब से। उस मटेरियल के, किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है ना, वो वेरी करता है उस मटेरियल के लेंथ के हिसाब से। ठीक है, हमने देखा कि रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल का तो वो इनवर्सली वेरी करता है। ठीक है, इनडायरेक्टली या इनवर्सली वेरी करता है उस मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से। साथ साथ हमने ये भी देखा कि रेजिस्टेंस हर किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और इन सारे लॉ को जब हमने समराइज किया तो एक यूनिवर्सल लॉ हमें मिला रेजिस्टेंस के लिए, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, हमने देखा, फिर से ध्यान से समझिए, रेजिस्टेंस को हमने समझा। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो मटेरियल अपने से होके गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, जाहिर है हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा। अब उसमें क्या है, हमने देखा लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है उस मटेरियल के लेंथ के हिसाब से। किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली वेरी करता है उस मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के हिसाब से। और साथ साथ ये रेजिस्टेंस उस मटेरियल के नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और जब हमने इनको समराइज किया, इन पहले दो लॉ को हमने समराइज किया तो हमें ये प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन मिला, दैट इज R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू L अपॉन A। और जाहिर है जब प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक मल्टीप्लायर लेना होता है, हमें एक कोएफिशिएंट लेना होता है जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। और जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हमने डिटरमाइन किया तो वो हमें मिलता था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बराबर, जिसको हम लोग रो ग्रीक के लेटर से सिंबल के रूप में हम लोग उसको यूज करते थे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, इसके डेफिनेशन को। तो अभी अभी हमने इसका डेफिनेशन भी देखा। क्या है इसका डेफिनेशन? देखिए अभी अभी मैंने लिखा है आपको, क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल मे बी डिफाइंड, resistivity of a material may be defined as the resistance between the opposite faces of a meter cube of that material। यानी अगर आपको रेजिस्टिविटी डिफाइन करना होगा, अब देखो रेजिस्टेंस हमने समझा था इससे पहले। रेजिस्टेंस में हमने देखा कि कोई भी मटेरियल होगा, जैसे मान लो एक मटेरियल, एक कंडक्टर का हमने एग्जांपल ले लिया, सपोज दैट कॉपर। ठीक है, कॉपर को हम लोग लेके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का एक कंडक्टर हमने इस तरह से सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया, सपोज दैट कुछ भी हो, इसका लेंथ L हो और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सपोज दैट A है। ठीक है, अब इसके हिसाब से कॉपर का हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो हम लोग ये जो स्टडी कर रहे हैं ना, कोई भी एक T टेम्परेचर पे स्टडी हो रहा है, यानी टेम्परेचर को हमने एज्यूम कर लिया कि कांस्टेंट है जब तक हमारा स्टडी चल रहा है। इस स्टडी में इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने देखा है कि ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल डिपेंडेंट होता है, यानी इस मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना वो फिक्स है। इसके हिसाब से इस मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो कितना करेंगे, R की वैल्यू कितनी होगी इस कॉपर के लिए, R की वैल्यू कितनी होगी इस कॉपर के लिए, कॉपर के सिंबल, कॉपर के इस कंडक्टर के लिए, एनीवन? यस, रो L बाई A। क्लियर? ठीक है, अब मान लो हम एक दूसरा मटेरियल लेते हैं, वो भी कॉपर का ही, इससे डबल साइज का एक दूसरा मटेरियल लेते हैं, इससे डबल साइज का। ठीक है, मान लो इसका लेंथ 2L है और मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही है, लेंथ सिर्फ हम लोग बढ़ा लेते हैं, यानी सेम कंडक्टर मटेरियल है, सेम कंडक्टर मटेरियल है, बस इसके लेंथ से, ये केस 1 में जो लेंथ है, केस 1 में जो लेंथ है, केस 2 में जो हमने कंडक्टर लिया है, इसका लेंथ केस 1 वाले से डबल है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अब यहाँ पे हम लोग रो के बारे में क्या कह सकते हैं, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू इस केस में और इस केस में क्या अलग अलग होगी या सेम होगी? एनीवन? यस, यस,
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखाया है, ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर वो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जब तक हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा टेम्परेचर इस पूरे एनालिसिस के दौरान, इस पूरे स्टडी के दौरान हमारा टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो जाहिर है कॉपर का कितना भी मटेरियल सैंपल हम ले लें, कोई भी सैंपल हम कॉपर का ले लें, जाहिर है उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। गॉट दैट? ठीक है। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर को हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे स्टडी के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और हर केस में नेचर ऑफ मटेरियल हमने अगर कॉपर लिया है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी ही होगी। यानी यहाँ पे भी आपको जो रो की वैल्यू मिल रही है वो इसके बराबर ही है। गॉट दैट? इस केस में देखिए रेजिस्टेंस कितना है, इस केस में रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो यहां से इस स्टडी से हमें क्या पता चला? इस स्टडी से हमने देखा कि सेम मटेरियल को अगर हम लोग यूज करें एक कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर पे, तो उसकी रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होगी, लेकिन डेफिनेटली रेजिस्टेंस वैरी करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस मटेरियल के डायमेंशंस पे, उस मटेरियल के शेप पे, उस मटेरियल के साइज पे। गॉट दैट? तो हमने देखा कि हमने सेम मटेरियल लिया, कॉपर इस केस में भी है, कॉपर इस केस में भी है, दोनों कॉपर का ही कंडक्टर है। अगर एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने देखा कि रेजिस्टिविटी तो हर वक्त सेम होगी, कोई भी सैंपल ले लें कॉपर का, रेजिस्टिविटी तो हर वक्त सेम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस हर बार वेरी करेगा अगर उसका डायमेंशन वेरी करता है, अगर उसका शेप एंड साइज वेरी करता है उस मटेरियल का। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आ जाओ उस डेफिनेशन पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के डेफिनेशन पे। तो जाहिर है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आपको एक क्लू भी मिल गया, यहीं पे आपको हिंट मिल गया। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के डेफिनेशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहीं पर आपके लिए हिंट भी अवेलेबल है। आपने देख लिया कि मटेरियल के शेप एंड साइज की वजह से आर तो वेरी करता है, रेजिस्टेंस तो वेरी करता है, आर तो वेरी करेगा, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताने के लिए कह दिया जाए तो इन दोनों सैंपल से ही हम समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है सिर्फ इस मटेरियल के डायमेंशंस की वजह से, यानी शेप एंड साइज की वजह से। अगर शेप एंड साइज को हम लोग फिक्स कर देना, अगर शेप एंड साइज को दोनों केसेस में हम लोग फिक्स कर दें, तो यहाँ क्या होगा? रेजिस्टेंस भी फिक्स हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। बताइए। हमने देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, यानी इस पूरे एनालिसिस के दौरान हमने मान लिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस टेम्परेचर पे हमने देखा कि रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो दोनों मटेरियल का सेम है, चाहे कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन दोनों मटेरियल का सेम होगा, ठीक है। वेरी कौन कर रहा है? तो वेरी कर रहा है रेजिस्टेंस, और वेरी किस वजह से कर रहा है? तो इस लेंथ या एरिया या किसी भी कोई भी डायमेंशन या शेप एंड साइज के वेरिएशन की वजह से। तो अगर हम लोग मान लें कि इन दोनों मटेरियल का शेप एंड साइज सेम रहता, तो जाहिर है रेजिस्टेंस भी सेम रहता, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का फायदा उठा के हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यही आपके डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि अगर 1 मीटर क्यूब हम लोग ले लें, यानी उस मटेरियल का सैंपल, ये जो सैंपल हमने लिया था सिलिंड्रिकल कंडक्टर के फॉर्म में, उसके बजाय अगर हम लोग क्यूब उठा लें उस कॉपर का, और इस क्यूब का डायमेंशन कितना हो? तो 1 मीटर क्यूब का, ठीक है। यानी लेंथ भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर, ब्रेड्थ भी 1 मीटर, ठीक है। यानी 1 मीटर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम हो गया, 1 मीटर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम हो गया। तो किसी भी मटेरियल का 1 मीटर क्यूब अगर हम उठाएंगे, तो इसमें एक साइड से दूसरे साइड के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा, यही इस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ध्यान से समझो, हम लोग क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है अभी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। हमारा टारगेट है रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना। हमने देखा कि इन दोनों मटेरियल का रेजिस्टिविटी तो सेम होता था, लेकिन रेजिस्टेंस वेरी करता था। रेजिस्टेंस का हेल्प लेके हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इस मटेरियल का 1 क्यूबिक मीटर ले लें, एक ऐसा क्यूब हम ले लें
जिसका डायमेंशन, जिसका आपका क्या कहें, जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के बराबर है। इस 1 मीटर क्यूब में एक एंड से या एक साइड से दूसरे साइड तक ये मटेरियल जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। गॉट दैट? और ये फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, ये हमेशा फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा कॉपर के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। यानी जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, रो की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी कॉपर के सैंपल के लिए, या कोई भी मटेरियल लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं तो एल्यूमिनियम के लिए। गॉट दैट? क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में वेरिएशन आता कब? रेजिस्टेंस में वेरिएशन कैसे आ सकता था? रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ सकता था जब इन दोनों में कोई वेरिएशन आया, लेंथ में कोई वेरिएशन आया या एरिया में। हमने तो उसको फिक्स कर दिया, हमने तो उसको 1 मीटर क्यूब ले लिया। चाहो तो इस फॉर्मूला में कंप्यूट करके देख लो। तो इस फॉर्मूला में जब हम लोग कंप्यूट करेंगे ना, 1 मीटर क्यूब का हमारा सैंपल है, जाहिर इसका लेंथ कितना है? 1 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में इस क्यूब के लिए इस फॉर्मूला में जब वैल्यूज को हम लोग कंप्यूट करेंगे, ठीक है, इस क्यूब के लिए जब इस फॉर्मूला में वैल्यूज को हम लोग कंप्यूट करेंगे तो हमारा लेंथ भी 1 मीटर है, हमारा एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली इस वक्त ये वैल्यू कितनी मिलेगी? R इज इक्वल टू रो। ठीक है, तो देखो इसका फायदा उठा के हमने आपके स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर दिया कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की वो वैल्यू है जो 1 मीटर क्यूब में एक साइड से दूसरे साइड तक रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो मटेरियल। ठीक है, फिर ध्यान से समझो, देखो इससे हेल्प से कितना अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की वो वैल्यू है जो उस मटेरियल के 1 मीटर क्यूब के एक साइड से दूसरे साइड के बीच का ऑफर किया हुआ रेजिस्टेंस है। गॉट दैट? समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रेजिस्टिविटी को लेके चलते हैं। अब व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? जिस तरह हमने देखा था ना कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? रेजिस्टेंस का, पहले मैं रेजिस्टेंस का पूछ रहा हूं, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? यस, और इसको कौन से सिंबल से हम लोग दिखाते थे? ओमेगा से। ठीक है, तो ये आपको पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट, यानी इस फॉर्मूला में आपको पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। सर जॉर्ज सिमॉन ओम के सम्मान में हम लोग उसका यूनिट हम लोगों ने ओम दिया, और ये फॉर्मूला भी हमें पता है, तो इसमें बड़ी आसानी से हम लोग रेजिस्टिविटी का यूनिट निकाल सकते हैं। यानी ये वैल्यू जो हमें मिलती है वो ओम में मिलती है, जिसका सिंबल अगर हम लोग ओमेगा में दिखाते हैं, तो इसी इक्वेशन से बड़ी आसानी से इसका यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। बस इक्वेशन को शफल कर दो, इक्वेशन को शिफ्ट कर दो, क्या मिलेगा आपको? RA/L। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता है ओम, इसका यूनिट लेंथ स्क्वायर, इसका यूनिट लेंथ। ठीक है, तो लेंथ स्क्वायर ऊपर है और लेंथ है, तो बच गया कितना? लेंथ, रो इंटू लेंथ। ठीक है, सॉरी, रो इंटू लेंथ। और लेंथ के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं? लेंथ को ऐसा यूनिट में हम लोग कौन सा यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर से ना। लेंथ को ऐसा यूनिट में हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि आपके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की या रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो रो मीटर के बराबर होगी। गॉट दैट? Yes, sir. ठीक है,